दोस्तों, कार्ल मार्क्स ने कहा था कि इतिहास इस बात का गवाह है कि समाज के सभी कानून और नैतिक मूल्य हमेशा समाज के प्रभावशाली और ताकतवर लोगों को ही ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर चोरी करना पाप है जैसे नैतिक मूल्य भी अमीरों के लिए ही बनाए गए हैं, क्योंकि चोरी तो अमीरों के घर पर ही हो सकती है, गरीबों के यहाँ नहीं। कार्ल मार्क्स का यह सिद्धांत आज के परिवेश में पर्सनल लॉ के कुछ एस्पेक्ट पर दिखाई देता है, जहां पर्सनल लॉ के कुछ कानून पुरुषों को ध्यान में रखकर ही बनाए गए हैं, ऐसा प्रतीत होता है। उदाहरण के तौर पर हम इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, बहुविवाह, गुजारा भत्ता न देना इत्यादि को देख सकते हैं। सामान्य नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी पुरुषों और महिलाओं के अधिकार के बीच अंतर को खत्म करने के लिए एक आधारशिला के रूप में खड़ा है, जो अनेकता में एकता के लिए देश की चल रही खोज को दर्शाता है। यूसीसी की अवधारणा मैरिज, डाइवोर्स, उत्तराधिकार और एडॉप्शन जैसे व्यक्तिगत मामलों में यूनिफॉर्मिटी स्थापित करने की बात करती है। इस कानून का उद्देश्य इक्वालिटी और सेक्युलरिज्म को बढ़ावा देना है। दोस्तों, इस वीडियो में हम यूसीसी के बारे में जानेंगे और यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या यूसीसी वास्तविक रूप में वुमेन एम्पावरमेंट में अहम भूमिका निभा सकता है, और यह भी जानेंगे कि कैसे इस मुद्दे को पॉलिटिकल एजेंडा बनाकर सरकार देश में वोट बैंक के नाम पर धार्मिक बंटवारा कर रही है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, और उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, इससे हमारी बहुत ही मदद होगी। दोस्तों, जब अंग्रेज भारत पर शासन कर रहे थे तो उस समय उन्होंने कई कानूनों में यूनिफॉर्मिटी लाने की कोशिश की, जैसे कि क्रिमिनल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ और बिजनेस करने संबंधी कानून। उन्होंने उस समय उन्हीं कानूनों में यूनिफॉर्मिटी लाने की कोशिश की जिससे उन्हें फायदा हो सकता था। इसलिए उन्होंने कभी भी पर्सनल लॉ को छेड़ा ही नहीं, क्योंकि उस समय शायद ब्रिटिशर्स यह भी जानते थे कि अगर उन्होंने मुस्लिम या फिर हिंदू पर्सनल लॉ को छेड़ा तो उससे नेशन वाइड प्रोटेस्ट शुरू हो जाएंगे, और यह पर्सनल लॉ का मुद्दा अलग अलग रिलीजियस बिलीफ के लोगों को एक साथ जोड़ देगा और उनकी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी फेल हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, जहां आजादी के बाद हिंदुओं के लिए हिंदू मैरिज एक्ट 1955 लाकर कई प्रैक्टिसेस जैसे कि बहुविवाह पर रोक लगा दिया गया था, वहीं मुस्लिम और कई अन्य माइनॉरिटी ग्रुप के लिए ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाया गया था। ऐसा इसलिए भी किया गया था क्योंकि उस समय तक मुस्लिम भारत में अल्पसंख्यक थे और कई माइनॉरिटी ग्रुप भारत में पलायन करके भी आए थे। आजादी के फौरन बाद से ही भारत ने अपने आप को एक सेक्युलर स्टेट घोषित कर दिया था, और यह पाकिस्तान के जैसे किसी भी धर्म के नाम पर नहीं बना। इसलिए उस समय सरकार को ये लगा कि अगर उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाया तो भारत में रिलीजन के नाम पर दंगे हो सकते हैं, और वह यह भी जानते थे कि देश यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए उस समय तैयार ही नहीं था। इसलिए उस समय की सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे को 15 सालों के लिए टाल दिया था। लेकिन जब इस मुद्दे के बारे में चर्चा करने का समय आने ही वाला था, तब 1969 में कांग्रेस खुद आंतरिक रूप से टूट रही थी, और इसलिए इस मुद्दे को कभी डिस्कस ही नहीं किया, और यह मुद्दा धीरे धीरे करके प्रचलन से बाहर हो गया। लेकिन 1986 के साबानो केस ने इसे फिर से जगा दिया, जिसमें साबानो, जो कि एक 73 साल की महिला थी जिसने अपने हस्बैंड मोहम्मद अहमद खान से डाइवोर्स के बाद गुजारा भत्ता मांगा था। अहमद खान ने शादी के 40 साल बाद ट्रिपल तलाक की मदद से साबानो को तलाक दे दिया था और कोई भी मेंटेनेंस यानी कि गुजारा भत्ता देने से मना कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 125 के तहत साबानो के फेवर में यह फैसला सुनाया था। दोस्तों, सीआरपीसी की धारा 125 के अनुसार तलाक के बाद हर महिला को अपने पति से भरण पोषण पाने का अधिकार होता है, चाहे वह किसी भी धर्म की क्यों ना हो। लेकिन उस समय की तत्कालीन राजीव गांधी की सरकार ने इस फैसले के अगेंस्ट में राइट ऑफ डाइवोर्स बिल 1986 लेकर आ गई, जो कि सीआरपीसी की धारा 125 को मुस्लिम वुमेन पर इनएप्लीकेबल कर देता है। और ऐसा शायद इसलिए भी किया गया क्योंकि उस समय राजीव गांधी की सरकार को मुस्लिम वोटर्स का सपोर्ट प्राप्त था, और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के कारण उन्हें यह भी डर था कि अगर उन्होंने इस बिल को पारित नहीं किया तो वह मुस्लिम समाज का सपोर्ट खो देंगे। इसलिए उन्होंने 1986 में इस बिल को पारित कर साबानो के केस में दिए गए वर्डिक्ट को बदल दिया।
जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम यह चाहते हैं कि वुमेन्स को बिना किसी धार्मिक भेदभाव के सारे राइट्स दिए जाएं। लेकिन पर्सनल लॉ में यूनिफॉर्मिटी न होने के कारण कुछ धार्मिक वर्ग की महिलाओं पर हमेशा से अत्याचार होता रहा, जहां पर यह सवाल भी उठता है कि ट्रिपल तलाक जैसे प्रैक्टिसेस जिनका अधिकार सिर्फ पुरुषों को है, क्या हम यही अधिकार एक औरत को भी दे सकते हैं? या फिर शादी के बाद एक औरत को अपने माँ बाप के प्रॉपर्टी में कोई अधिकार नहीं होता? वहीं यह कानून क्या मर्दों पर भी एप्लीकेबल नहीं किया जा सकता है? दोस्तों, जहां पर बात फायदे की आती है वहां तो लोग शरिया का कानून चाहते हैं, और जहां पर इनका नुकसान हो रहा होता है वहां पर शरीयत के कानून का विरोध करते हैं। अगर यह माइनॉरिटी ग्रुप पर्सनल लॉ में शरिया का कानून चाहते हैं तो फिर इन्हें क्रिमिनल लॉ में भी शरिया का कानून लागू करवाना चाहिए, जहां पर चोरी करने पर हाथ काट दिए जाते हैं और दारू पीने पर कोड़े बरसाए जाते हैं। दोस्तों, इस यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या क्या बदलाव होंगे और इनका अलग अलग धर्मों पर क्या क्या असर पड़ेगा, या तो उस ड्राफ्ट के तैयार होने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन मोदी सरकार द्वारा 2024 के इलेक्शन से पहले इस मुद्दे को उठाना कहीं ना कहीं राजनीतिक लाभ के लिए उठाया हुआ कदम ही दिखाई पड़ता है। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ। जब इलेक्शन से एक साल से भी कम का वक्त बचा है तो बीजेपी की प्रसिद्ध हिंदुत्व पॉलिटिक्स वाली इमेज इस मुद्दे से उठने से बढ़ गई। दोस्तों, जब 2019 के इलेक्शंस हुए थे तो उस समय इंस्टेंट ट्रिपल तलाक खत्म करने के कारण इस इलेक्शन में कहीं ना कहीं बीजेपी को मुस्लिम महिलाओं के काफी हद तक वोट मिले थे। तो इसी को 2024 में दोहराने के लिए बीजेपी मुस्लिम वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रही है, जहां वह चाहती है कि मुस्लिम महिलाएं उसके फेवर में आ जाए। दोस्तों, 2017 में एक जनमत सर्वेक्षण कराया गया था और जिसमें यह पाया गया था कि उस समय 38% लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड के सपोर्ट में थे। इससे इसकी चुनावी उपयोगिता पर संदेह पैदा हो जाता है। लेकिन यह भी देखा जाए तो वह 2017 का वक्त था। 2019 के बाद एनआरसी अनुच्छेद 370 हटाने और राम मंदिर के निर्माण के साथ देश का मूड नाटकीय रूप से बदल रहा है। इसलिए यूसीसी के मुद्दे को उठाने से बीजेपी को कुछ चुनावी लाभ तो अवश्य ही होंगे। दोस्तों, जब से भाजपा का गठन हुआ है, भाजपा के घोषणा पत्र में हमेशा से 3 मुद्दे अहम थे, जिनमें अयोध्या राम मंदिर, अनुच्छेद 370 हटाना और यूनिफॉर्म सिविल कोड शामिल था। पहले 2 वादे तो भाजपा सरकार ने पूरे कर दिए, तो यहाँ पर यह संभावना पहले से ही थी कि बीजेपी का चुनावी अफसाना यूनिफॉर्म सिविल कोड के आसपास ही घूमेगा। दोस्तों, यहाँ पर यह सोचने का विषय कि यह मुद्दा राष्ट्रीय एकीकरण का है या फिर चुनावी फायदे के लिए राष्ट्र को धर्म के नाम पर बांटने का। यहाँ पर यह बात तो स्पष्ट है कि इस मुद्दे से बीजेपी का पॉलिटिकल एजेंडा जुड़ा है, लेकिन इस बात से भी मना नहीं किया जा सकता कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद कई वर्ग की महिलाएं, खासकर मुस्लिम महिलाओं को उनके अधिकार मिलेंगे और कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस जो कि हमारी सोसाइटी को मेल डोमिनेटेड सोसाइटी बनाती है, उन पर भी रोक लगाई जाए, जिससे अंततः सही मायने में वुमेन एम्पावरमेंट होगा और देश सही मायनों में विकास की ओर अग्रसर होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।